प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी या जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है मणिपुर में। अब मणिपुर के जो क्राइसिस है ये 2023 से इमर्ज होने लगे थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतना ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और आज के टाइम पे आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो रहा है वहां पे। तो मणिपुर क्राइसिस को समझो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए। तो दो चंक्स में मैं इस टॉपिक को डिवाइड करूंगी। फर्स्ट हाफ जो रहेगा दैट इज अबाउट द प्रेसिडेंट रूल, और जो दूसरा फोकस रहेगा दैट इज ऑन द मणिपुर क्राइसिस, कि किस बेसिस पे इतने ज्यादा क्राइसिस इमर्ज कर जाते हैं। तो आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रेसिडेंट रूल वहां पे स्पेसिफिक लिखा है, और स्टेट्स के बारे में आप पढ़ते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी बहुत पहले करवाई थी, जिसका मेंशन अगेन पार्ट नंबर 18 में किया गया था। पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी के प्रोविजन है, जिसमें से आपको नेशनल इमरजेंसी मैंने करवा दी थी करंट अफेयर के साथ एसोसिएट करके। 50 इयर्स हुए थे ना इस बार नेशनल इमरजेंसी के, इस वजह से ये न्यूज में आ रखी थी। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 352 में है। फिर आपको बताया था कि जो स्टेट इमरजेंसी आएगी दैट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 356। स्टेट इमरजेंसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। फिर थर्ड जो इमरजेंसी आपने देखी थी दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आती है आर्टिकल नंबर 360 में। अब थोड़े से और इसके पैरामीटर्स देखोगे तो नेशनल इमरजेंसी का पढ़ा था आपने कि आज तक सिर्फ 3 बार लगी है, और 3 इसके पैरामीटर्स होते हैं लगने के। जैसे नंबर 1 रीजन हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाती है, वॉर हो जाती है, या फिर थर्ड कंडीशन हो सकती है इंटरनल डिस्टर्बेंस। पर जैसे कि मैंने बोला 3 बार यहाँ पे लगी थी। कौन कौन से ईयर थे? 1962 इंडो साइनो वॉर, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट। 1971 जहाँ पे बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और 1975 जिसको मिसयूज भी माना जाता है, और ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस में तो पॉलिटिकल टर्मोइल भी हो सकता है कि पॉलिटिशियंस के बीच में आपस में नहीं बन रही, पार्टीज डिसॉल्व हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे भी तो लग सकती है। तो इसी वजह से ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इस वर्ड को नेशनल इमरजेंसी के पैरामीटर से रिमूव कर दिया जाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आती है 1978 में। ठीक है, तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आप पढ़ोगे शब्द आर्म्ड रिबेलियन। ये थे आपके नेशनल इमरजेंसी के पैरामीटर। अब आती है विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको पता है आर्टिकल नंबर 360 में इसका मेंशन है, और आज तक एक बार भी नहीं लगी है। तो ज्यादा फोकस ना करते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं, विच इज प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 356। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी में आप पढ़ते हो कि जैसे ही 352 इम्पोज होता है तो 358 और 359 खुद ही आ जाते हैं। 358 में बोला था कि आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड होगा, और 359 में बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। तो वैसे ही स्टेट इमरजेंसी को समझने से पहले आपको 2 आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। वन इज आर्टिकल नंबर 355 एंड दूसरा है आर्टिकल नंबर 365। ठीक है, आर्टिकल 355 बोलता है कि सेंटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, किसको लेके? स्टेट को लेके। क्या क्या वो ड्यूटीज हैं? तो नंबर 1 ड्यूटी, सेंटर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगा, नंबर 1 पैरामीटर। नंबर 2, सेंटर स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। अब स्टेट के अंदर तो हो सकते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल्स, वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड आ जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन, सेंटर इंश्योर करेगा कि स्टेट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के साथ ही काम करे, जो संवैधानिक दायरा दिया हुआ है उसी के तहत काम करे। ये आ गई सेंटर की ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, 3 टोटल थी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 365, जहां पे बोला गया है कि अगर इन केस सेंटर जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे सेंटर उसको डायरेक्शन देगा कि तुमको पता नहीं लग रहा है, हम बड़े भाई हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। तो सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को एज पर द आर्टिकल नंबर 365। पर फिर भी अगर स्टेट ना सुधरे तो फिर इम्पोज होता है आर्टिकल नंबर 356। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 इम्पोज हो जाता है। अब इसके जो इम्पोजिशन होती है वो किन बेसिस पे आप करवाओगे, तो इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे नंबर 1, गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर कौन होता है? सेंटर और स्टेट के बीच का एक ब्रिज होता है, पुल की तरह ये एक्ट करता है। मतलब बीच में एक नदी बह रही है, उसके ऊपर ब्रिज बना दिया आपने ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, जो भी डिटेल्स होती हैं स्टेट को लेके, कैसे काम कर रही है सरकार, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नर प्रेसिडेंट को देता रहता है। नाउ सेंटर ने स्टेट के बीच में एक ब्रिज बिठा दिया, कौन है? ये गवर्नर।
गवर्नर क्या करेगा, रिपोर्ट लिखेगा। रिपोर्ट किस पे होगी, एक पर्चे पे होगी, लिखित होगी, डिजिटल फॉर्म हो सकती है अब के टाइम पे, और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्या इन्फॉर्मेशन दी कि सर देखिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम नहीं कर रही, मतलब जो मेन पैरामीटर आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा, उसके ही तहत काम करने थे। ये हो गया पहला कंडीशन। अब आपकी बुक के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी है जिसका पास्ट में बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, कि अगर प्रेसिडेंट खुद ही सेटिस्फाई हो जाए। अब प्रेसिडेंट कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, एक तो हो सकता है उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई विद द गवर्नर, ठीक है, कोई लिखित में अपने पास फॉर्म नहीं है, रिटर्न फॉर्म नहीं है, बस एक रूल है कि रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसको देख सकें कि किस पैरामीटर के बेसिस पे प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगनी चाहिए। तो इसी वजह से इसका मिसयूज हुआ। और 1994 में कर्नाटका वाला इशू आता है जहां पे मेजोरिटी नहीं गई थी स्टेट गवर्नमेंट की, फिर भी प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की ट्राई करी थी, और वहां पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट निकल के आती है, एस आर बोमई केस। अब ये जो एस आर बोमई केस था 1994 में, इसमें कहा गया दो चीजों के ऊपर, कि एक तो इंडिया को अपना फेडरल स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है, आप पढ़ते हो ना शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल 7 में क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में। बट मेन से किसकी रहती है, सेंटर की। इसी वजह से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, कोजाई फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोजाई फेडरल स्ट्रक्चर। तो एक तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस भी पैरामीटर की बेसिस पे आपने प्रेसिडेंट रूल को लगाया है उसका जुडिशियल रिव्यू जरूर से हो। प्रेसिडेंट जी का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वो जो रिपोर्ट आई थी जिसके जरिए इंफॉर्मेशन आई थी, सेटिस्फाई हो सकता है गवर्नर से कम्युनिकेशन हुई थी, सेटिस्फाई हो सकता है किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी, पर उस जो सोर्स मिला था ना, जो इंफॉर्मेशन का अलग सोर्स था, उसको भी चेक करेगा, वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। या हो सकता है इंटेलिजेंस के जरिए कोई टिप मिली थी जिसमें प्रेसिडेंट ने ये चीज बोल दी। और तीसरी कंडीशन आपको पता है, पार्लियामेंट ने बोला कि स्टेट की कंडीशन बुरी है तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी पास करो, सॉरी 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 सिंपल मेजोरिटी पास करो और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करो। जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में आप पढ़ते हो स्पेशल मेजोरिटी आती है, स्टेट इमरजेंसी के केस में यूज होता है वर्ड सिंपल मेजोरिटी। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होता है सारा, उस प्रोसीजर को ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो पहले की जो दो कंडीशन आपने पढ़ी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सेटिस्फाई वाला वर्ड जो था 1994 के बाद से ये हमेशा देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है वहां पे, ये सारे रीजंस चेक करे जाते हैं। सोर्स हमेशा जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहता है, वो भी चेक करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगनी चाहिए तो उनका जो रिटर्न फॉर्म में सोर्स होगा जहां से भी इंफॉर्मेशन आई थी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू रहेगा। बाकी की दोनों कंडीशन तो वैसे ही एलिजिबल है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कैसे इसको इम्पोज करा जाता है। अब जैसे मणिपुर का ही केस ले लीजिए, वहां पे 9 Feb 2025 को इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई थी, स्टेट इमरजेंसी। एन बीरेन थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपना। पर यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं जनवरी मंथ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लो गवर्नर से रिपोर्ट आती है प्रेसिडेंट जी के पास कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के दायरे में स्टेट को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। अब इसमें क्या होगा, नंबर 1 कंडीशन, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रोक्लेमेशन लगाएंगे। अब ये जो प्रोक्लेमेशन होता है इसकी ड्यूरेशन रहती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कितनी ड्यूरेशन कितनी आ गई, 2 मंथ्स की। और आप तो सुनते हो कि जो स्टेट इमरजेंसी होती है ये 6 महीने से लेके 3 साल तक हो सकती है। फिर ये क्या चीज थी यहाँ पे 2 मंथ्स की। अब प्रोक्लेमेशन को ध्यान से सुनना, जब प्रोक्लेमेशन लगता है ये 2 महीने के लिए लगता है। अब 2 महीने के साथ हम इसको 1 जैन को लगा मान लो ये प्रोक्लेमेशन, अब इससे चलेगा 1 मार्च तक। अब यहाँ पे डे स्पेसिफिक मत होना प्लीज, मैं आपको जस्ट समझाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ डेज जैसे जनवरी मंथ है 31 डेज का जाएगा, 2025 चल रहा है, फेब मंथ आपका 28 दिनों का गया, मार्च मंथ है ये टोटल 31 डेज का गया अगेन। तो यहाँ पे क्या है, डेट्स आगे पीछे हो सकती है। जैसे मैंने बोला मणिपुर के केस में 9 Feb को इमरजेंसी इम्पोज करी गई और वो चली, अब एक्सटेंड कब से होगी, तो अगस्त 13 से होगी। ठीक है, तो दोनों बातों में आप डिफरेंस समझ सकते हो कि डेट्स चेंज कर सकती है, स्पेसिफिक नहीं होंगी। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे 1-1 लिख दिया कि फर्स्ट है 1 जैन की, और 2 महीने मतलब 1 मार्च। कितना टाइम निकल गया, 2 महीने का। अब आपको पता है आपकी पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं, वन इज लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इन दोनों हाउसेज को अब पास करनी पड़ेगी सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे बात करी गई है सिंपल मेजोरिटी की, यानी कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट्स से 545 प्लस 245 आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं जस्ट सपोज करने के लिए बोल रही हूँ आपको, मैथ्स इजी लगे ताकि बाकियों को। मान लो
आपके टोटल हाउसेज में जो मेंबर हैं वो 400 है, अगेन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बोला प्रेजेंट कितने हैं, 400 मेंबर, पर वोट मान लो 300 ही लोगों ने डाला है, तो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला गया है। 300 का कर लीजिए हाफ, आपके पास आ गया 150। अब जब 150 आया तो 150 से एक वोट ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 151 भी यस पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई। अब ये था प्रोक्लेमेशन का टाइम पीरियड, जिसमें प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम स्टेट लेजिस्लेचर को रोक रहे हैं और वहां पे गवर्नर अब सारी टेक केयर करेंगे। उसी टाइम पीरियड के अंदर, ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड होगा, इसी में जो पार्लियामेंट होगा वो सिंपल मेजोरिटी पास करेगा, तब जाके 6 महीने के लिए आपकी जो स्टेट इमरजेंसी है वो लागू कर दी जाएगी। अब 6 महीने बोला तो 2 महीने तो निकल गए, क्योंकि सस्पेंशन तो लगा था स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, तो इसमें अब 4 महीने और ऐड कर लो, मतलब आपका 1 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, अब आपने दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया, जो न्यूज आई कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, जो भी 6 महीने आया आपके, मान लो 1 दिसंबर तक चला गया, ठीक है, काउंट करते रहना आप अपने एंड से। अब यहाँ पे 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कंडीशन लगा दी कि अगर 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप पहले 2 चीजों को देखोगे, उसके बाद ही स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड करोगे। अब वो 2 कंडीशन क्या है, तो नंबर 1 कंडीशन इज कि या तो किसी भी पार्ट में या कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो सेंटर इस बेसिस पे बोल सकता है कि हमें ये स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड करनी है। क्या शर्त, अगर कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का क्राइटेरिया क्या था, एक्सटर्नल वॉर, आर्म रिबेलियन, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वर्ड्स यूज होंगे, तो किसी पार्ट में भी लग सकते हैं। और दूसरी कंडीशन बोल दी, मान लो पहली कंडीशन नहीं थी, पर दूसरी कंडीशन क्या हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि मैं अभी इलेक्शन स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं करवा सकता फ्री एंड फेयर तरीके से, जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे आप वहां पे वोटिंग करवाओगे, तो उस केस में 1 साल के बाद दोबारा से 6 महीनों के लिए ये इमरजेंसी एक्सटेंड कर जाएगी। तो इसी तरह से 6 महीने तक, इसी बीच में क्या आया था, 2 महीने का प्रोक्लेमेशन। अब 2 महीने आइडियल टाइम दे रखा है, हो सकता है 1.5 महीने में ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो जो बाकी के टाइम पीरियड बचा होगा 6 महीने तक वो आ जाएगा। दूसरा 6 महीना, यहाँ पे 1 साल आ गया, 1 साल पे 2 कंडीशन वेरीफाई करी जाएंगी, नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है तो फिर स्टेट इमरजेंसी को और ज्यादा कर दिया जाएगा आगे। अदरवाइज ईसीआई क्या बोल देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, की मेरे से नहीं करवाए जाएंगे इलेक्शन, तो आपको ये इम्पोज करके रखनी ही पड़ेगी। मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। अब दोबारा से 6 महीने के लिए अगर करा, 6 महीने 6 महीने, इस तरह से 3 साल हो गए, मतलब टोटल 6 महीने आपके पास 6 ही आ जाएंगे। 3 साल तक आप स्टेट इमरजेंसी को आगे एक्सटेंड करते रहोगे, इसके बीच में आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट स्टेट के अंदर बिठानी होती है। सो दिस इज हाउ ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको एक्सटेंड करा गया है। आई होप ये क्लैरिटी होगी। अब चलते हैं कि ये जो मणिपुर के क्राइसिस थे ये किसके बेसिस पे हुए थे।